चलो रेडी, यस और नो? बराबर बैठो सीधा जरा। ऑलराइट, क्या एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कौन सा ईयर है यार? 1881। ऑलराइट, 72 के थोड़े बाद ही आ गया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बराबर है। ब्रिटिश आए, पहले बोले भाई धंधा करना है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, पेमेंट करना है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। यस, दैट इज द होल पॉइंट। इंडिया में ले रहे, हमारा सब माल लेके जा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसका पेमेंट भी तो कुछ चिपकाएगा, तो उसके लिए क्या किया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। किसने पास किया था बेटा इसने? पार्लियामेंट तो था नहीं। अरे 1872 में पार्लियामेंट, 1881 में पार्लियामेंट थोड़ी ना था। ऑलराइट, इट वाज मेड और इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश के जमाने का, ब्रिटिश इंडिया। एंड हमने क्या किया? उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। भाई तुम बना के गया, इतना मेहनत करके गया, काय को वेस्ट करे? हमने बोला ऐसे ही लगा देगा, ऐसे ही कर देगा। समझ में आ रहा है? अब मैंने जब तुमको कंपनीज एक्ट पढ़ाया था, आई हैड टोल्ड यू दैट द होल पर्पस ऑफ कंपनी, सी कॉन्ट्रैक्ट का क्या पर्पस था? टू कॉन्ट्रैक्ट के मेजर्स देखने के लिए, मतलब भाई ब्रीच हुआ तो क्या करेंगे, बनेगा कैसे, टूटेगा कैसे, किसको क्या राइट्स मिलेगी, ब्रीच कब होगा, फलाना डिमका। बराबर है? हर राइट का एक पर्पस है। पार्टनरशिप गवर्न कैसे होगा, पार्टनरशिप बनेगी कैसे, डिसॉल्व कैसे होगी, पार्टनर्स की क्या ड्यूटी रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, सब चीज हमने पढ़ा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बोला है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करो, कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइलेंट है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट में देखो। बराबर है? तो हर चीज का हमने एक पर्पस पढ़ा। कंपनीज एक्ट में ट्रांसपेरेंसी वाज द पर्पस, कि क्लियरली बता दो भाई मेमोरेंडम में ये है, आर्टिकल्स में ये है, ऑलराइट, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। एक ट्रांसपेरेंसी वाज द होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंपनीज एक्ट। ये नेगोशिएबल का जो ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, नेगोशिएबल का ऑब्जेक्टिव इज टू स्मूथ आउट ट्रेड। ऑलराइट, अब मान लो मेरे को राज से थोड़ा माल खरीदना है, आई वांट टू बाय सम प्रोडक्ट्स 25 लाख का। ज्यादा है कम है? बिजनेस के लिए नॉर्मल है बेटा, इतना कैपिटल लेके तो धंधा करोगे। 25 लाख का मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं। अब 25 लाख लेके तो नहीं घूमता हूं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 25 लाख लेके तो नहीं घूमता हूं। अब इंस्टेंट है, उस बोला सर 25 लाख अभी, कल पेमेंट दिया तो 30 हो जाएगा, मेरे को अभी लिक्विडेट करना है। बिजनेस है बेटा, अप्स एंड डाउन होते हैं। अब मेरे पास जेब में पैसा नहीं होने की वजह से क्या मैं अपनी डील मिस आउट कर दूं? नहीं। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूं? मैं बोलो भाई 25 लाख लेके घूमना भी रिस्की है, तो मैं अपने साथ क्या रखता हूं? चेकबुक। साइन किया, फाड़ के दे दिया, खुश हो गया, बोले चलो 25 लाख आ गया। पर आया क्या 25 लाख? नहीं आया। बराबर है? बट अब उसको मैंने एक पेपर का टुकड़ा ही दिया ना, कागज का टुकड़ा ही दिया है साइन करके, तो राज कैसे बिलीव कर लेगा कि यार इस पे मुझे पैसा मिलेगा? जनरली चेक में क्या होता है, पेमेंट डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं, पेमेंट मिल जाता है। बट राज इस पे भरोसा क्यों करे? राज भरोसा इसके लिए करेगा बिकॉज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बोलता है बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि भाई राज तू टेंशन मत ले, हम बैठे हैं इधर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तू टेंशन मत ले, हम बैठे हैं, ये चेक बाउंस हुआ ना, उसामा सर को लपेट लेंगे, जेल भी भेज देंगे, फाइन भी दिलवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, तू एक्सेप्ट कर ले। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। समझ में आ रहा है आपको? और इसके लिए बिंदास हम भी तुम्हारा चेक लेते हैं ना। अरे लेते हैं कि नहीं? पूछते हैं क्या? चेक करते हैं क्या कि भाई सही है, नहीं है, अकाउंट में पैसा है, नहीं है, ले लेते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। बराबर है? इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स को भी फिक्र रहती है ना, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, भले वो 100 रुपए का क्यों ना हो, बट एक फिक्र रहती है ना, कुछ भी हो जाए चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज यहां पे पनिशमेंट्स लिखी हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? अब जनरली ना बेटा, ये जो पेपर है उसको मैं क्या बोलूंगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। समझ में आया? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट ना? हाँ है ना? यस और नो? यस। अब जनरली ना बेटा, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं जनरली, बट नसीब जब खराब होता है
तो कुछ भी पूछ लेते हैं, ऑल राइट, बट जनरली इजी क्वेश्चंस रहते हैं। एंड वो भी आपको है ना, सेक्शन कहां से आएगा मालूम? सेक्शन में इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कर लो। फोर फाइव सिक्स 11, 12, 20, 4, 5, 6, 11, 12, 20 and 17. इलेवन 12 20 17 17 नहीं, ठीक है। ओके, नाम क्या है एवरीबडी? नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन? इट मींस, क्या लिखा हुआ है? अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? मींस। मींस एंड इंक्लूड्स का डिफरेंस मालूम है तुमको? बराबर है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मींस। ये कोई डेफिनेशन हुई? अरे बोलो ना, ये कोई डेफिनेशन हुई? ये कोई बात हुई क्या? मतलब पागलों ने कैसा डेफिनेशन दिया हुआ है? पकड़ बेटा, ये लोग ने मींस, मतलब मींस में ना टाइप्स बता दिया बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मींस के अंदर ना ये लोग ने टाइप्स बता दिया कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस मतलब क्या? इसका तीन ही मतलब है। सबसे पहला क्या है एवरीबॉडी? सबसे पहला क्या है? प्रॉमिसरी नोट। अब याद देखो, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ध्यान से, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ऑलराइट, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ऑलराइट, एंड ट्रांसफर हम क्या कर रहे हैं? टाइटल। ट्रांसफर नेगोशिएट करना मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल। समझ में आ रहा है? नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बेटा अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं, इट इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। समझ में आ रहा है? ये डॉक्यूमेंट किस चीज का होता है? टाइटल का होता है। टाइटल मतलब क्या हो गया? हक, ओनरशिप। बराबर है? यहां तक समझ रहे हो बेटा? ये ऐसा एक्ट है, एक ही बार में समझ में आएगा वरना सर घूमेगा। ये बहुत अलग एक्ट है, मैं बोल रहा हूं ना, 6 बाकी जितने एक्ट्स पढ़े उससे अलग ही है। इसके लिए ध्यान से सुनो, ठीक है? अब समझो, मैंने राज के लिए, राज को एक चेक बनाया 50,000 का, माल खरीदा था। अब मुझे एक बात बताओ, राज को भी तो आगे पेमेंट करने की जरूरत होगी। वो भी कहीं से माल खरीदता होगा बेचने के लिए। एवरीबॉडी सेकंड लास्ट बेंच उधर, ध्यान से, ठीक है? वो भी आगे करता होगा। तो उसने क्या किया? यही चेक क्या कर देगा? आगे ट्रांसफर कर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट बोलते हैं ना बेटा। तो यही चेक वो क्या कर देगा? आगे
ट्रांसफर कर देगा, इंडोर्स कर देगा। जैसे ये इंडोर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इंडोर्स होने पे ये ट्रांसफर हो गया, मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गया। राइटिंग में था, ट्रांसफरेबल था, अब जिसको उसने नेगोशिएट किया उसका हक अभी किधर ट्रांसफर हो गया, थर्ड पर्सन के ऊपर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मींस क्या लिखा हुआ है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, आइदर पेबल टू ऑर्डर और बेरर। ये तो समझते हो, ऑर्डर मतलब नाम, बेरर मतलब सेल्फ, बराबर है, क्लियर हो गया। होल्डर, बेरर मतलब, यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। अब टाइप्स की बात कर रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है ना, वो हम सेक्शन 4, 5, 6 के अंदर देखेंगे। देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिसरी नोट। 13 में डिफाइन किया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस व्हाट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेरर। एक मिनट हाँ गाइस, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट। समझ में आ रहा है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट कैसे है, एक मिनट, एक काम करते रुको, 13 को कंप्लीट करता हूं फिर इधर आता हूं। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर विच इज expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable। समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, वापस पढ़ो एक बार। बेटा देखो 13 में क्या लिखा हुआ था, मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, एवरीबडी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेरर। तो ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है समझने के लिए, एक हो गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक हो गया
बेरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नाउ बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है ना, तो देर आर 3 थिंग्स दैट वी नीड टू नो। सेक्शन 13, अब सेक्शन 13 ऑर्डर टू ऑर्डर, पेएबल टू ऑर्डर और बेरर, ठीक है। नाउ बेरर अगर हमको समझना है ना, तो बेरर में 3 चीज होनी चाहिए। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग दैट अ बेरर शुड हैव, या तो नाम ब्लैंक होना चाहिए। ऑलराइट, पे टू क्या बराबर है, अगर कोई भी चेक, प्रॉमिसरी नोट जिसके ऊपर अगर हम नाम नहीं लिखते हैं, तो कैन आई से दिस बिकम्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट? अरे हाँ या ना? हाँ। सेकंड, इट एक्सप्रेसली सेज राज और बेरर, तो ये क्या बन जाएगा? ये कब क्या बन जाएगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? देखो मैं क्या समझा रहा हूं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ये पढ़ाऊंगा, बट पहले इससे पहले क्या समझना है? ऑर्डर और बेरर। बेरर कैसे बनेगा? जब नाम ब्लैंक में लिखा होगा तो वो क्या बन जाएगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। एवरीबॉडी, नाम ब्लैंक होगा तो क्या लिखेगा? बेरर। समझ में आ रहा है? या द वर्ड इज गिवन, द वर्ड इज रिटन एक्सप्रेसली राज और बेरर। एक्सप्रेसली मतलब हाथ से लिखा हुआ है, पे टू राज और द बेरर। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, क्लियर है? एंड जो लास्ट इंडोर्समेंट है वो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक है। जो लास्ट इंडोर्समेंट है ना, दैट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब तुम ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहा? ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ। यहां पे क्या लिखा था? पेएबल टू ऑर्डर, पेएबल टू बेरर, बराबर है। तो बेरर का क्या मतलब है? एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। A PN, BOE or check, a promissory note, bill of exchange or check is payable to bearer which is expressed to be so payable, which is expressed to be so payable, मतलब expressly लिखा हुआ है कि वो bearer है, और which the only और last endorsement only, alright, only मतलब blank, और last endorsement is endorsement in ब्लैंक। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर्समेंट इन ब्लैंक? बेटा मैंने लिखा था राज के लिए, समझ में आ रहा है? ऑलराइट, मैंने ये चेक लिखा था राज के लिए, तो राज के लिए जब मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? सी, पेएबल टू ऑर्डर, ये जो ऑर्डर और बेरर का मतलब ना एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में दिया हुआ है। ये ऑर्डर और बेरर का मतलब एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में दिया है। पेएबल टू ऑर्डर का मतलब क्या है? विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल। एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल मतलब क्या हो गया बेटा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में मैंने लिख दिया टू राज, तो इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, बराबर है। ऑर्डर में मैंने लिख दिया राज का नाम, तो वो राज, व्हाट हैपेंस? राज बिकम्स द, राज गेट्स एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बराबर है। मैंने राज का नाम लिख दिया, क्लियर है? और which is expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting the transfer or indicating the intention that it shall not be transferable। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? मैंने चेक पे लिख दिया नॉट ट्रांसफरेबल, तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? या मैंने कार्तिक, ये राज का नाम लिख दिया, तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मैंने यहां राज का नाम लिखा, देखो ये इसका मतलब समझो, लास्ट इंडोर्समेंट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। मैंने जब नाम लिखा पे टू राज, ये क्या हो गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या बेरर इंस्ट्रूमेंट?
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या बेरर इंस्ट्रूमेंट? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब कार्तिक क्या कर रहा है, इसको साइन करके आगे लिखता है इंडोर्स टू डैश। समझ में आ रहा है? मतलब लास्ट इंडोर्समेंट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। जिसका नाम लिखेगा तब तक वो क्या बन जाएगा, तब तक वो क्या रहेगा, नाम लिखने से पहले क्या रहेगा, बेरर इंस्ट्रूमेंट। नाम लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जब तक ब्लैंक है वो बेरर है। जैसे नाम लिख दिया तो इंडोर्स टू और उसने साइन कर दिया, जिसको जरूरत होगी वो आगे जिसको देगा उसके ऊपर उसका नाम लिख के कंप्लीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अरे हाय आना, यस और नो? यस, क्लियर है? यहां तक समझ रहा है तुमको? चलो टाइटल दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। The purpose of negotiable NI, मतलब NI लिखना, अभी NI Act 1881। The purpose of NI Act 1881 is to smoothen out the trade between parties and facilitate payment options and facilitate payment options। क्लियर है? ठीक है, तो सेक्शन 13 अपने को क्या बोला बेटा? सेक्शन 13 बोलता है एनआई मीन्स, बराबर है? एनआई मीन्स क्या एवरीबॉडी? एनआई मीन्स क्या? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सही है? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रॉमिसरी नोट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 4। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5। चेक कौन सा है? सेक्शन 6। नाउ these instruments which are either payable either to क्या एवरीबॉडी? पेबल आइदर टू ऑर्डर या बेरर। यहां तक हम समझ गए? क्लियर है? फिर हम कहां गए थे? एक्सप्लेनेशन पे गए थे कि एक्सप्लेनेशन सबसे पहले बेरर क्या है वो मैं समझा रहा हूं। बेरर क्या था? एक्सप्लेनेशन 1 या 2? एक्सप्लेनेशन 2, बराबर है? सो एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 13। समझो, अगर एक चेक होता है बेटा, ध्यान से सुनो, चेक पे कैसा लिखा होता है? पे, यहां पे डैश होता है।
फिर क्या होता है, वर्ड्स में लिखना रहता है, सही है। यहाँ पार्टी का नाम लिखा हुआ रहता है, फिर यहाँ बैंक का नाम लिखा रहेगा, समझो एसबीआई है, अकाउंट नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। या अमाउंट ऐसा फिगर्स या बॉक्स में लिखना रहेगा, समझो ₹50,000, और यहां पे अपनी क्या आ जाएगी, साइन आ जाएगी, बराबर है। तो एक मोटा मोटी फॉर्मेट एग्जाम में फॉर्मेट नहीं आएगा, DMM, ठीक है। ऑल राइट, यहां पे हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, बेरर इंस्ट्रूमेंट। ऑल राइट, बेरर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया, बेरर इंस्ट्रूमेंट या तो उस पर क्या लिखा हुआ है वर्ड, बेरर इंस्ट्रूमेंट पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, या तो वर्ड बेरर इज मेंशन्ड, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल एज व्हाट, एज बेरर। तो बेरर वर्ड खुद लिखा हुआ है। अगर नाम लिखा हुआ है किसी का, ऑलराइट, समझो राज और बेरर, एंड लास्ट वाला इज इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, तो लास्ट इंडोर्समेंट, लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। ये तीनों चीज से क्या हो जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगी, बेरर इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या है बेटा, जैसे अभी चेक का जो बैक साइड था, ऑलराइट, उसमें मैंने क्या लिख दिया, इंडोर्समेंट लिख दिया, दोनों ध्यान से, इंडोर्समेंट लिखा, डैश करा, और मैंने क्या कर दी, साइन कर दिया। तो ये भी क्या बन जाएगा, बेरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जिसका नाम लिखा बैक साइड पे उस वो चेक का ओनर बन जाएगा। नेगोशिएबल ना, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना। ऑलराइट, यहां तक क्या था, बेरर, अगर नाम खाली होता तो ये बन जाता, पीछे ये खाली है, तो लास्ट इंडोर्समेंट है ना, वो अगर ब्लैंक के अंदर है तो वो क्या बन जाएगा, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना, हाँ। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, पेएबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, मतलब क्या लिखा हुआ है, पर्सन का नाम, और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग द ट्रांसफर, देन और एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। अब यहां पे क्या था, लास्ट इंडोर्समेंट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इसको हम बोलेंगे इंडोर्समेंट इन फुल। क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट इन फुल, मतलब आगे ये अब ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब जहां पे मैं ये नाम लिख दूं, इफ आई राइट समवन्स नेम, समझो मैंने यहां लिख दिया सुमित, तो ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक से क्या बन गया, इंडोर्समेंट इन फुल, इंडोर्समेंट इन फुल, यानी ऑर्डर से क्या बन जाएगा, सॉरी, बेरर से क्या बन जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, बिकॉज ये ब्लैंक के ऊपर मैंने क्या लिख दिया है, नाम। समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर पर्सन, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। जब तक खाली या ट्रांसफरेबल रहेगा वो क्या बनना रहेगा, बेरर। द मोमेंट इट इज ट्रांसफर्ड, नाम खत्म हो गया, ऑलराइट। अब ये बहुत सारे नाम हो सकते हैं बेटा, डैश 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 डैश, राज ने सुमित को दिया, सुमित ने तुषार को ट्रांसफर किया, तुषार ने अभय को ट्रांसफर किया, अभय ने प्रिया को ट्रांसफर किया, प्रिया ने मुझे ट्रांसफर किया। जो लास्ट नाम जहां पे तक नहीं भरता है ना, वो क्या रहेगा, बेरर इंस्ट्रूमेंट। द मोमेंट इसमें लास्ट नाम आ गया, मतलब वो बन क्या गया, इंडोर्समेंट इन फुल, फुल फुल, इंडोर्समेंट इन फुल, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो गया आपको यहां तक, ठीक है। ये लिख लो पहले,
समझ में आया? ये लिख दो। तुम्हारी मर्जी, तुमको ड्रॉ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। कर लो, मैं तो बोलता हूं, वो याद रहेगा फिर बैरर और ये सब चीजें। अब कैन एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बिकम अ बेरर इंस्ट्रूमेंट? कैन एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बिकम अ बेरर इंस्ट्रूमेंट? क्यों नो? मैंने राज का नाम लिखा, राज ने आगे इंडोर्स टू और साइन कर दिया, तो अरे मैंने तो राज को दिया, राज ने आगे दे दिया, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अरे बेटा, तुम लोग दिमाग छोड़ के आएगा घर। हाँ, सुनो ध्यान से, मुझे अगर राज को 50,000 देने हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कैश अर्न, राज को किसी को 50,000 देना है, समझो सुमित को 50,000 देने हैं, तो मैं अगर ऐसा बोलूं नहीं 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 मैं सुमित को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ राज को दूंगा, डज इट मेक सेंस? मुझे पैसा देना ही है ना, मुझे ट्रेड को स्मूथ करना है या डिफिकल्ट करना है? अब मैंने चेक साइन करके दे दिया राज को, समझो ऐसा साइन किया मस्त, ठीक है? अरे तुम लोग मैं साइन नहीं देखा है ना? हाँ सच में, ये चल वापस करके बताता हूं बस। बेटा साइन होती है ऐसी है ना जो कॉपी ना हो सके, ठीक है? हाँ सब लोग नोटबुक खोले, करो करो। लिखा क्या? मेरा नाम ही लिखा हुआ है। आई हैव टू, मेरे ऐसी 2 सिग्नेचर्स है, एक ये है,
हाँ, ये ओ स्टाइल ऐसा है, ओ के साथ एस। हाँ, सीखना आने के बाद भी नहीं आएगा बेटा, ले ओ एस ई के है, के ऐसा स्टाइल में वो। छोड़ो, हो गया ना, पढ़ाई कर लो बेटा। ये सब काम मत करो। आई यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, आई यूज दिस। ये भी ओ, ये देखो, ये एक्चुअली कैसा है ना, ये वो फास्ट बनाने में इट कम्स आउट लाइक दिस, इट्स एक्चुअली ओ ऐसा, ठीक है। बट इसके लिए, और ये एस मतलब ये एस ऐसा, समझे? बाकी ये ए एम ए है, मतलब ये जो है ना, ये ओ एस ए एम ए, ये एक्चुअली मेरे डैड का नाम है, जुनैद, जे यू एन ए आई डी ऐसा, ठीक है, जे यू एन ए आई डी ऐसा। एक इज विद माई सरनेम एंड एक इज विद माई डैड्स नेम, ऐसा करके, ठीक है। एनीवे, ध्यान से सुनो बेटा, देखो ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। ब्लैंक एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मैंने राज को दिया, मेरा काम खत्म हो गया ना, राज को उसको आगे देना है तो दे सकता है, हाँ, अनलेस मैंने प्रोहिबिट कर दिया नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो मैंने ये प्रोविजन लिखा ही नहीं, मैंने खाली लिख दिया कि ये राज को देना है, राज ने क्या किया, अब यही 50,000 उठा के देने का है, तो बेटा पहले डिपॉजिट करो, 50,000 लो, फिर वही 50,000 आगे करो, तो प्रॉब्लमैटिक चीज है ना। अनलेस मैंने कर दिया है, नॉर्मली क्या होगा, राज ने आगे साइन किया और ब्लैंक करके छोड़ दिया मतलब आगे किसी को दे दिया। तो अ बेरर, एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बिकम अ बेरर इंस्ट्रूमेंट इफ द पर्सन साइंस एंड लीव्स द एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। स्टेटस चेंज होता रहेगा, जो ब्लैंक में नाम लिख दे वो वापस क्या बन जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? ऑर्डर था, पीछे घुमाया, साइन किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, बेरर। अब बेरर पे नाम लिख दिया तो वापस क्या बन जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा आपको? अब इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा, हाँ लगेगा ना बेटा, जो ट्रांसफर कर रहा है उसको साइन लगेगा ना, राज साइन करेगा, खत्म हो गया, उसमें और कुछ नहीं है। नहीं, समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब हम 47 एंड 48 पढ़ रहे हैं कि नेगोशिएशन क्या होगा। ट्रांसफरेबिलिटी की बात की थी ना हमने। 47 बोलता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या हुआ, ध्यान से, खाली सेक्शन का क्रक्स बता रहा हूं। सेक्शन 47 बोलता है इन केस ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, हाँ सेक्शन 47 नहीं 48, इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सी अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर, इट इज नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब क्या, ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एवरीबडी क्या लिखा हुआ है, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मतलब राज को अगर इसको ट्रांसफर करना है, नेगोशिएट करना है, तो वो क्या करेगा, अभय का नाम लिखेगा एंड अभय को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। समझ में आ रहा है? तो ही जाके वो क्या होगा, नेगोशिएट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी आर स्लोली बिल्डिंग अप। पहले हमने पढ़ा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, एवरीबडी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन। नाम लिखा है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नाम नहीं लिखा हुआ है या नाम के साथ बेरर वर्ड लिखा हुआ है, ब्लैंक है तो क्या है, बेरर। नाम है तो क्या है, ऑर्डर। नाम के साथ बेरर लिखा हुआ है तो क्या है, बेरर लिखा हुआ है तो क्या है, लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक है तो क्या है, लास्ट इंडोर्समेंट इन फुल है तो क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बराबर है। अब इसको नेगोशिएट, नेगोशिएबल बोला ना, तो अब नेगोशिएट कैसे करेंगे वो पढ़ रहे। तो लॉ बोल रहा है कि इन केस इट इज अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑलराइट, इट इज, in case it is a
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इट इज नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल बाय व्हाट? बाय व्हाट? बाय होल्डर, मतलब राज हो गया ना, द पर्सन हु इज होल्डिंग, वो छोड़ दो। बाय इंडोर्समेंट, साइन भी करना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा? डिलीवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया था, राज को एक इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट करना था, ऑलराइट, उसने अभय का नाम लिखा, साइन किया और ड्रॉर में रख दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑलराइट, एंड समझो राज का एग्जांपल नहीं लेते, किसी और का लेते, ठीक है? कोई है, कोई फिक्टिशियस नाम दो ना यार, कुछ फालतू सा। डोरेमोन, समझो डोरेमोन ले लेते हैं, ठीक है? डोरेमोन को एक इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट करना था। डोरेमोन के हाथ में क्या था? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? उसने साइन किया, उसने ड्रॉर में रख दिया एंड डोरेमोन सो गया, बोला सुबह ये इंस्ट्रूमेंट इसको दे दूंगा। समझ में आ रहा है? डोरेमोन रातों रात मर गया बेटा। समझ में? ये एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, डोरेमोन नहीं, पर्सन। बताओ कि हैज द नेगोशिएशन टेकन प्लेस? सामने वाला बोलता है उसको मिल गया ये ऑर्डर, बोलता अब ये मेरा चेक हो गया। हैज द नेगोशिएशन टेकन प्लेस? नो। व्हाई? इंडोर्समेंट हुआ, डिलीवरी नहीं हुई। भले उसका इंटेंशन था उसके नाम पे देने का, देखो ध्यान से सुनो, इंटेंशन था तो ही साइन किया ना। अगर एक पर्सन को दूसरे को इंटेंशन था देने का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ही उसने साइन किया, बट साइन करके क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो ही वो ट्रांसफर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। और नेगोशिएट हुआ तो रिस्क, तो ही हक उसका ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर? तो नेगोशिएशन फॉर क्या बोलते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज गिवन इन विच सेक्शन? सेक्शन 48। बेरर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट में सिंपल है, डिलीवरी। बेरर इंस्ट्रूमेंट में क्या है? डिलीवरी। समझ में आ रहा है बेटा? फिजिकल डिलीवरी विल बी इक्वल टू नेगोशिएशन, मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्टेप ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है? बेरर में सिंपल डिलीवरी, क्यों? ब्लैंक है ना। बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? आज अगर मैं एक ब्लैंक चेक लिखता हूं, एक ब्लैंक चेक लिख के साइन करता हूं, ऑलराइट, मैंने सुमित को दिया, चेक किसका हुआ? सुमित का हो गया। इसके लिए तो बेरर है, जिसके पास है वो ओनर है, बराबर है। सुमित ने यही 50,000 का चेक प्रीना को दे दिया, तो अभी ओनर कौन है? प्रीना ने बैसाखी को दे दिया, ओनर कौन है? तो नेगोशिएशन हैपेंस बाय व्हाट? बस जिसके पास है पोजेशन वो हो गया ओनर। अब मैंने लिखा हूं राज, चेक है सुमित के पास, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। या राज सुमित का नाम लिख के साइन करे हुए, प्लस उसको वॉलेंटरी डिलीवर करे हुए, तो फिर उसका राइट आएगा ना वो चेक के ऊपर, क्योंकि हम राइट की बात कर रहे हैं, हक ट्रांसफर होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ बेटा? तो हमारा कौन सा सेक्शन हो गया? 47 एंड 48। तुमने क्या लिखा अभी तक? ये लिखा तुमने, अ बेरर ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इसके नीचे लिखो चार्ट। क्या लाइन? अरे डिलीवरी मतलब क्या? सुनो, मैंने लिखा पे सुमित, साइन किया और हाथ में दिया, ये नेगोशिएट हो गया है, बराबर है। अब ये चेक किसका हो गया? सुमित का हो गया। सुमित ने चेक पलटाया, लिखा अभय, एंड सुमित ने साइन कर दिया, एंड सुमित ने अभय के हाथ में दे दिया। अब ये चेक किसका हो गया? ये जब डिलीवरी प्लस साइन, दोनों चीजें एक नहीं होना चाहिए। साइन नहीं किया, डिलीवरी कर दी, अभय क्या करेगा? सुमित के नाम का चेक का। समझ में आ रहा है? साइन किया, डिलीवरी नहीं करी, तो भी नेगोशिएशन नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें होगी तो वो ट्रांसफर होगा। नाम लिख के साइन भी तो करना है बेटा, फ्रॉड रॉड अवॉइड करना है कि नहीं, खींचातानी अवॉइड करनी है कि नहीं, साइन भी कर और वॉलेंट्री डिलीवर भी कर। समझ में आ रहा है? सुमित ने साइन किया, बोला अब ये चेक किसका है? अभय का। समझ में आ रहा है? साइन करना है प्लस सिंपल है, तूने साइन किया है, अभय के हाथ में दिया, डिलीवरी मतलब अभय के हाथ में या फिजिकल पोजेशन दिया, तो ही नेगोशिएट होगा वो। मतलब डिलीवरी नहीं हुई थी ना, तेरे ड्रॉर में ही रखा हुआ था। नहीं, लॉ का रूल है अभी ये, मतलब
इट हैज टू बी वॉलेंट्री। माइंड चेंज हो गया तो यही तो उठा नहीं, माइंड चेंज हो गया, सुबह उठ के कैंसिल कर देता हूं, होता है ना, अभी लिख दिया चल छोड़ दूसरा चेक दे दूंगा, उसको कैंसिल करना है तो ऑप्शंस है ना। चोरी हो गया तो तेरे ड्रॉर से किसी ने वट लिया, हाँ, और बैरर होगा तो यूज कैसे करेगा वो विदाउट डिलीवरी? अरे मिल गया तो विलिंगनेस होना चाहिए ना, कल उठ के कोई भी चीज कोई भी उठा लेगा उसका हो जाएगा क्या? अब मुझे एक बात बता, सुन, एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन, रात को नाम लिखा 12 बजे, 1 बजे माइंड चेंज हो गया, बोला चल सुबह उठ के चेंज करता हूं, और 3 बजे इसने उठा के ले लिया, तो क्या करेगा? प्रैक्टिकली हो सकता है ना। अब ये तुम डे टाइम ले लो, तुम्हें साइन करके रखा, वॉशरूम चला गया, वॉशरूम में आया थॉट कि ये वाला चेक नहीं दूसरा वाला देता, उतने में अभय आया चेक लेके चला गया, अब क्या बोलेगा? मैं तो नाम लिख दिया, वहां वॉशरूम के लिए गया था सर, 2 मिनट्स। समझ में आया? ठीक है, मतलब वो बोल रहा है ट्रांजिट, एक बार डिलीवरी के लिए जाने दिया बियॉन्ड द कंट्रोल, तो डिलीवरी हो गई बेटा। ओके, ये लिख लिया। एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is payable to a particular person, which is payable to a particular person, which is payable to a particular person। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, डिलीवरी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्रिमिनल हो गया ना बेटा ये। कर सकता है मतलब कर तो नहीं सकता, सीधी सी बात है, फ्रॉड हो गया ना बेटा। अरे वो तुम लोग का क्वेश्चन ही कितना, सुन 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 सुन, अब ध्यान से तुम लॉजिकली इसका आंसर सोचो, ठीक है? क्या ये चीज जो ये कर रहा है ये सही है? क्या लॉ ये चीज को सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। अब बोलो उसने मेरी साइन कॉपी कर दी, बेटा फिक्टिशियस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। तुम बोलेगा सर एआई यूज किया ऐसा ऐसा करके आपका ही साइन हम लोग ने ढांप लिया, ठीक है, क्या हम आपका उससे फ्रॉड कर चेक से पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। सुनो सुनो, क्या तुम निकाल सकते हो? नहीं। क्या तुमने निकाला? दो अलग अलग चीज है। क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं, नॉट अलाउड, इट इज फ्रॉड्यूलेंट, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई। अब इतना हाईटेक साइन करके किया तो फिर खत्म ही हो गया ना बेटा, तुम पैसा लेके निकाल देगा अंदर। गलत तो गलत है, केस होगा, तुमको ढूंढा जाएगा, तुम रोएगा, वो अलग बैंक इन्वेस्टिगेशन, कितनी बार बैंक रिवर्सल कर सकती है, वो एक अलग ही डिस्कशन है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अब वो कर सकता है मतलब लॉ तो कभी नहीं बोलेगा हाँ कर ले, तूने अगर हाईटेक साइन कर लिया है तो तेरी गलती है कि तेरी सिग्नेचर इतनी इजी क्यों है, ऐसा थोड़ी ना कोई बोल सकता है। समझ में आ रहा है? कितने लोग का बेटा कितना इजी सिग्नेचर होता है। ऑलराइट, कितनी बार मेरी मॉम का जो साइन करने का होता था ना डॉक्यूमेंट्स, वो मैं ही कर देता था। मेरी मॉम का इतना सिंपल सिग्नेचर था, मेरी मॉम ही मेरे को देती जा साइन कर ले। समझ में आ रहा है? मेरी मॉम का ऐसा स्टार बनता था बिकॉज हर नेम यूज्ड टू बी फ्रॉम, ऐसा ही रहता था सिग्नेचर। समझ में आ रहा है?
तो वो मैं ही कर देता था। अब ये सही थोड़ी ना है। हाँ, अब फ्रॉड साइन पकड़ना किसका काम है? बैंक का काम है। और होता है ना कितनी बार मेरा साइन भी वो लोग मेरे को बोलता है वापस कर, करता है ना, जरा भी डाउट होता है वो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोला मैं बैंक ओनर है, इधर अकाउंट होल्डर को तुम क्या बोल रहा है वापस साइन करने को? नहीं सर सिक्योरिटी। मैं बोला दिमाग लगा ना, वहां फोटो और मेरा फोटो मैच हो रहा है ना। मुझको सिंपल ये बोला, बट नहीं, उनका प्रोटोकॉल है। समझ में आ रहा है? मेरा ही साइन, मैं मतलब मैं तो अकाउंट होल्डर है, मेरे से क्या डबल साइन करा रहा है? ठीक है। एनीवे क्या लिखा है लास्ट लाइन? डिलीवरी। An order instrument is negotiated by an order instrument is negotiated by an order instrument is negotiated मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर्ड, बराबर है। नेगोशिएटेड बाय, सबसे पहला इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट 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 के लिए आई भी यूज कर सकते हो, ई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्ट में आई यूज किया है, मॉड्यूल में ई भी यूज किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। वो स्पेलिंग वेरिएशन है, पुराना नया ऐसा। ठीक है, तुमको ई का आदत होगा तो ई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इंडोर्समेंट क्या लिखा मैंने? हाँ, इंडोर्समेंट एंड प्लस या एंड डिलीवरी। ठीक है। लीव अ लाइन। In case of bearer instrument, it is endorsed by delivery only. It is endorsed by delivery only. Bearer instrument क्या है? या तो नेम ब्लैंक है, या तो वर्ड बेरर लिखा हुआ है, या तो लास्ट इंडोर्समेंट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। लास्ट इंडोर्समेंट इज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। क्लियर हो गया? सोच बेटा, एक लेक्चर में खत्म किया होगा तो ये सब चीजें डिस्कस की होगी। कितना देखो डिस्कस करना पड़ेगा, घूम जाता है इंसान, मैं बोल रहा हूं ना। और अभी घूमने वाले हैं अपन, तो बाकी है इसमें मेन है ना होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, एचडीसी, और एक इनलैंड बिल्ड फॉरेन बिल, ये इंपॉर्टेंट है। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक रूल्स वगैरह है, वो टाइम पास है, वो कुछ ऐसा उसमें से आने का भी कोई चांस नहीं है, बट करेंगे सब अपन। अब आ जाओ बेटा, जो लिंकेजेस बनाना पड़ता है 13 से हम जंप किया 47 48, अब आ रहा है सेक्शन 4 के ऊपर। अब बताता हूं प्रोमिसरी नोट क्या है। ठीक है, अब तक क्या था? इंस्ट्रूमेंट, जनरल बात कर रहा था कि एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, किसी की भी बात करो। उसको इंडोर्समेंट में जैसे दिमाग में आया ना, मतलब क्या किया? इंस्ट्रूमेंट पलटाया, नाम लिखा, साइन करा और आगे दे दिया। समझ में आ रहा है? अगर ऑर्डर करना है तो साथ में डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। ब्लैंक है, बेरर है, तो सीधा डिलीवरी। भाई समझ में आ गया? अब आ जाओ प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन क्या हुआ है सेक्शन 13 से? ये इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन, एवरीबॉडी, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ध्यान से, रिटर्न में होना चाहिए। सबसे क्लियर हो गया। यहां एक्सप्रेस नहीं बोला, इसमें सीधा बोल दिया इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इट मस्ट कंटेन व्हाट? एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब नो प्रॉमिस, नो इफ्स, नो बट, स्ट्रेट पेमेंट करना। इट इज अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट पेमेंट, बराबर है। ऑलराइट, साइंड बाय द मेकर, ये इसके एसेंशियल्स है। जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट, इट हैज टू बी साइंड बाय द मेकर टू पे अ
मनी ओनली, पैसे का ही प्रॉमिसरी नोट बन सकता है. आई प्रॉमिस टू क्लीन द डिशेस और स्वीप द फ्लोर. ऑलराइट, ये सब चीजों के है प्रोमिसेस. ऑलराइट, सुमित प्रिया का झगड़ा हो गया. सुमित बोल रहा है बेबी बेबी फॉरगिव मी, आई विल बाय यू डायमंड रिंग्स या डायमंड नेकलेस या डायमंड इयररिंग्स. बोलते क्या प्रॉमिस, बोलते हाँ प्रॉमिस. बोलती प्रिया लिख के दो. तो लिखता है आई राइट आई प्रॉमिस टू बाय यू सो एंड सो. ये क्या प्रॉमिसरी नोट बन गया? नहीं. पैसा. प्रिया बोलते नहीं तेरे को पैसा देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो क्या बन जाएगा वो? रो मत बेटा, रो मत, कहीं नहीं जा रही है वो. ठीक है, नहीं झगड़ेगी तेरे साथ, टेंशन मत ले. ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो? प्रॉमिसरी note. It has to be signed by the maker. It should be in written. Pay a certain sum of money to or to the order of. To मतलब या तो टू अभय या अभय's ऑर्डर. समझ में आ रहा है? अभय बोला सर राज के नाम पे बना दो एक प्रॉमिसरी नोट. ठीक है, और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब बेरर क्या है तुमको मालूम है? ब्लैंक कर दिया. बेरर क्या आप तुमको मालूम है ना? ब्लैंक कर दिया. इसके लिए ऑर्डर एंड बेरर मेरे को इतना ध्यान से समझाना जरूरी था. समझ में आ रहा है? ऑलराइट, एंड इट हैज टू बी स्टैम्प्ड एज वेल. समझ में आ रहा है? इट हैज टू बी स्टैम्प्ड एज वेल. ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा. मैं अगर बोलता हूं प्रीना को आई विल गिव यू 50,000 नेक्स्ट वीक, या आपके 50,000 में नेक्स्ट वीक ट्रांसफर, मतलब नेक्स्ट वीक पे बैक करता हूं, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? क्यों? ओरल है, रिटर्न नहीं है ना. ऑलराइट, ओरल है, रिटर्न नहीं है. समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूं, समझो अभय को, अगर मेरी बिल्ली मरती है, अगर मेरी बिल्ली मरती है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा. समझ में आ रहा है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं. क्यों? कंडीशनल है. ऑलराइट, कंडीशनल है. हाँ, एक सॉरी, बराबर 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 बराबर. इट्स अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. बिल्ली तो मरेगी ना, कभी ना कभी तो मरेगी. यस, बराबर है. इट्स अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. इसका वेरिएशन लेता है. समझो, मेरे एक ना दूर के चाचा है, समझो. ऑलराइट, कुछ ऐसे बहुत अमीर है. बोला अगर मेरे चाचा 25 लाख छोड़ के जाएंगे तो मैं तेरे को 5 लाख दूंगा. क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? ये क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं. ये हर जगह है. ठीक है, नहीं, क्योंकि यहां पे कंटिंजेंट क्या है? 25 लाख छोड़ के जाना या नहीं जाना वो नहीं पता ना अपने को. बिल्ली मरना तो पता है, बट 25 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो नहीं पता. 25 के बदले 24 छोड़ के गए तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला. इट इज कंडीशनल. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? अब अभय से मुझे 50,000 आए, मैंने बोला आई रिसीव 50,000 फ्रॉम यू. क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? समझा कि नहीं? उसने मुझे 50,000 दिए, मैंने लिखा आई एक्नॉलेज द 50,000 रिसीव फ्रॉम यू. इसका मतलब है मैं इसको प्रॉमिस कर रहा हूं पे करने का. आई इज एक्नॉलेजमेंट इक्वल टू प्रॉमिस? नो. मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट प्रॉमिस. उसने 50,000 दिए, मैंने साइन करके दे दिया. क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैंने प्रॉमिस किया उसको पे बैक करने के लिए? ये मत सोचो सर 50,000 लेगा तो पे बैक तो करेगा ही ना. हाँ वो करेगा, अलग चीज है, बड़ी प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा. मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. ऑलराइट, कंडीशनल पेमेंट्स इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टेटमेंट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ऑलराइट, अगर मैं समझो ध्यान से राज को बोलता हूं यार आई प्रॉमिस टू पे यू 25 और 30,000 नेक्स्ट वीक, रिटर्न में साइन करके सब कुछ. अमाउंट सर्टन नहीं है. बराबर, अमाउंट सर्टन नहीं है. ये सीधा लिख भाई, या तो 25 या तो 30. ऐसा अनसर्टन अमाउंट नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है? राज 50,000 में से 25,000 दूंगा, बैलेंस 25,000 का मैं तेरे को सामान दे दूंगा. चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. वाई? मनी ओनली. ये गुड्स का काम अपने को नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई प्रॉमिस टू पे राज और प्रीना 50,000.
चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, सर्टन चाहिए, राज चाहिए, या तो हिज ऑर्डर लिख दूं बट अलग अलग नाम नहीं, या तो राज या हिज ऑर्डर। समझ में आ रहा है? मतलब राज और हिज ऑर्डर मतलब राज किसी को भेजेगा, उसको मैं पे कर दूंगा, बराबर ना, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ राज। राज इज ऑर्डर मतलब क्या? हिज ऑर्डर मतलब राज के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। समझ में आया बेटा? अगर उसको पैसा चाहिए उसको वो ले लेगा, किसी और को पैसा देना है तो वो लिख के दे देगा कि इसको पैसा दे देना। समझ में आ रहा है बेटा? ये आपकी हो गई प्रॉमिसरी नोट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अब प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है बेटा? प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है? दो पार्टी होगी, एक मेकर होगा और एक पेई होगा। मेकर कौन है? द वन हु मेक्स द प्रॉमिस। ऑलराइट, देयर आर टू पार्टीज, एक होता है मेकर, दूसरा कौन सा होता है? पेई। पेई कौन है? जिसको मैंने प्रॉमिस किया, द पर्सन हु रिसीव्स द मनी। समझ में आ रहा है? लिखो प्रॉमिसरी नोट, देयर आर टू पार्टीज। हाँ, क्या क्या करेंसी? क्या पैसा नोट? बताता हूं, जो बोला वो समझा ना, बस ज्यादा नहीं पूछने का। बेटा अब यहां पे थोड़ा अपन अभी नॉलेज झाड़ूंगा, इसके लिए बोलते हैं लिख लियो। लिख लिया प्रॉमिसरी नोट, देर आर टू पार्टीज, देर आर टू पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। देर आर टू पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। वन, मेकर। फर्स्ट, मेकर। मेकर कौन है? द पर्सन हु makes the note and promises to pay. The person who makes the note or promises to pay. सही है? यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सेकंड पार्टी कौन है? जबरदस्त पॉइंट है एक, देखते तुमको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, क्या लिखा है? पे, तो लोगों ना, पर्सन हु रिसीव्स द मनी। क्या है यार, इतना टाइम पास मत करा करो भी, इतना तुमको इतना पढ़ाया क्यों है मैंने? अभी जो भी अपना कंपटीशन है, तुम्हारे दोस्त हैं, उसको जाके आज पूछ लेना कि सेक्शन 4 में तूने क्या पढ़ा है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। बिकॉज ध्यान से सुनो, अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? बेटा प्रॉमिसरी नोट तो तुम समझ गए, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लिख के देंगे प्रॉमिस टू पे मनी ओनली टू ऑर्डर और सर्टन पर्सन। ऑलराइट, ओनली टू अ सर्टन पर्सन और ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। यहां तक समझ में आ गया? आई प्रॉमिस टू पे ओनली राज, या राज का ऑर्डर, बस क्लियर हो गया। ये जो बेरर है ना, ये एक्चुअली कट हो चुका है। क्यों?
हाँ बराबर बोल रहा है वो। इसका थोड़ा और आगे इंपैक्ट बता, क्यों काटा? एग्जैक्टली जब आरबीआई एक्ट आया 1934, उन लोग ने नेगोशिएबल में से ये काट दिया। अगर ये नहीं काटोगे तो इसका मतलब क्या, जो तुम साइन कर रहे हो वो करेंसी बना रहे हो, जो तुम साइन कर रहे हो वो करेंसी बना रहे हो। बेटा यह नोट है ना, आई प्रॉमिस टू पे, कौन? द प्रॉमिस टू पे कौन? अरे यार लिखा हुआ है, गांधी जी क्या बोल रहा है तुम लोग यार, बकवास मत करो। आई प्रॉमिस टू पे द कौन? अरे पढ़ा है कि नहीं नोट? प्रॉमिस टू पे द बेरर। अभी समझ में आ रहा है? प्रॉमिस टू पे द बेरर। ये प्रॉमिस कौन कर रहा है और कौन कर सकता है? सिर्फ आरबीआई एंड आरबीआई का गवर्नर। भाई ये नोट में और हमारे पेपर के टुकड़े में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर तुमने उठ के साइन कर दिया तो यू आर टेक्निकली इशूइंग व्हाट? करेंसी। जो आया उसको दे दो भाई 500 रुपया, नहीं बेरर को नहीं दिया जाएगा। आरबीआई एक्ट से ये वर्ड अमेंड हो गया, डिलीट कर दिया, रेलेवेंट नहीं रहा। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, करेंसी नोट्स आर टेक्निकली प्रॉमिसरी नोट्स दैट आर इशूड बाय आरबीआई। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि पॉइंट नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर बेरर तुम लिख दोगे मतलब तुम्हारे और आरबीआई में कोई फर्क ही नहीं है, तुम बिंदास करेंसी नोट, जो आया उसको पैसा दे देगा। मतलब क्या हुआ बेटा? करेंसी बन गया ना। आज सिर्फ एंड सिर्फ आरबीआई प्रॉमिस कर सकती है कि जो बेरर होगा ना उसको हम देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर 500 रुपीज। आरबीआई ने साइन किया ना, प्रॉमिस किसने किया? तो आरबीआई मेकर है, तो जाओगे किसके पास? मेकर के पास। तो आरबीआई के पास 500 का नोट लेके जाओगे तो आरबीआई क्या देगा? नया 500 का नोट। तो फिर क्या? हाँ उल्टा घूम। कहा मैं टेक्निकल इंटेलेक्चुअल बातें करता हूं, कहा तुम। अब ध्यान से बेटा, वो 500 के जितना आपको सोना देगा, गोल्ड, गोल्ड जितना भी हो, ये कितना मिलिस्क्यूल क्यों ना हो, टेक्निकली वाह 500 का वैल्यू कहां से आ रहा है? 500 का वैल्यू कहां से? आज 500 की इज्जत क्यों है? बोलो, गांधी जी की फोटो की वजह से नहीं, आरबीआई के सिग्नेचर की वजह से नहीं, एम्बलम की वजह से नहीं, गोल्ड। हाँ अभी जमाना चेंज हो गया, बट एक बेस स्टैंडर्ड ना गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता था कि भाई ये 500 की इज्जत क्यों होना चाहिए, उसका पीछे कोई बैकिंग होनी चाहिए ना बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये इतना सा जितना भी बारीक सा, वो एक पिन के जितना क्यों ना हो, टेक्निकली ही सपोज टू गिव यू। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? बिकॉज देखो ध्यान से बेटा, पहले पुराने जमाने में सोने के सिक्के यूज किए जाते थे, चांदी के सिक्के यूज किए जाते थे, ये करेंसी होता था। बट चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के में प्रॉब्लम क्या था? छुट्टे का प्रॉब्लम था। हाँ डिविजिबिलिटी नहीं थी ना। अब ऐसा तो क्या तुम्हारा काट के देगा, ये ले काट करके देगा, नहीं आधा देगा, नहीं, छुट्टे का प्रॉब्लम रहता था, डिविजिबिलिटी नहीं रहती थी, वैल्यू वर्सेस जो आपको मिलता था वो नहीं रहता था। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या आया? करेंसी नोट। उसने बोला सोना हम रख लेते, हमारी गारंटी, जिसके पास जो पैसा है उसका सोना हमारे पास रखा हुआ है। तो आज 500 रुपए की जो वैल्यू है, 10 रुपए की भी जो वैल्यू है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है बेटा, उसकी वैल्यू आ रही है गवर्नमेंट के लोगो, गांधी जी का फोटो, एम्बलम वेम्बलम, उससे नहीं आ रही। वो टेक्निकली बोल रहा है आरबीआई हमारे लिए 10 रुपए का गोल्ड रखा हुआ है अंदर। अब है कि नहीं वो नहीं मालूम, सब बोलते हैं कि है। समझ में आ रहा है? होना चाहिए। आज का जमाना बदल गया है। इट्स नॉट एन इकोनॉमिक्स डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डू, बट एक बेस तुमको समझ में आना चाहिए। तो तुम्हारे और आरबीआई में फर्क होना चाहिए ना। तो बेरर वर्ड अभी रेलेवेंट नहीं है। समझ में आ गया? प्रोमिसरी नोट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाओ।
बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाओ ना। बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन एक इंस्ट्रूमेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन राइटिंग, ध्यान से, बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज तो तुम ही समझाएगा ना मेरे को, तुम ही समझाएगा ना, तुमने किया है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एन इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल क्या, ऑर्डर, ऑलराइट, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो क्या हो गया बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज का एक सैंपल दो मेरे को। यहां पर भी बेरर वर्ड हट जाएगा, हर जगह से अब बेरर वर्ड हट जाएगा। डायरेक्ट यहां पे डिलीट नहीं किया बेटा, वो आरबीआई एक्ट जब पास हुआ ना 1934, वहां पे लोग ने बोला ये अब बेरर, आप प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी चेक, चेक बेरर हो सकता है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर नहीं हो सकते। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज कौन कौन होता है? ड्रॉवर, पे, एंड तीसरा ड्रॉ वी। ठीक है, ड्रॉ वी, ड्रॉवर को हम क्या बोल सकते हैं? मेकर। मेकर इज जनरली कौन? सप्लायर ना, बराबर है, ऑल राइट। पे कौन है? मत दो तुम लोग सितंबर अटेम्प्ट मत दो, जाने दो, जाने दो, तुम सितंबर मत दो, फॉर्म भर दिया कोई बात नहीं। तुम क्या है, कौन है पे? जिसको पैसा मिलता है, पैसा देता है, मिलता है, तो पर्सन टू हुम मनी इज, टू हुम मनी इज टू बी पेड। सही है, बराबर ना, पेई, तो ठीक है। ड्रॉई कौन है? कस्टमर, हाँ या ना, कस्टमर। क्या इसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? एक्सेप्टर, वो एक्सेप्ट करता है, बराबर है। या उसको मैं क्या बोल सकता हूं? पेयर ना, ड्रॉई ही पेयर है, बराबर है, यस। तो ड्रॉई बेसिकली समवन हु एक्सेप्ट्स लायबिलिटी, एक्सेप्ट लायबिलिटी, यस और नो? यस। कैन द ड्रॉवर बी द पेई? कैन ही बी द पेई? यस। वो अपना ही नाम लिख के अपने आप के ऊपर ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है। समझ में आ गया? ग्रेट, लिख लो ये। क्या? अरे बस सुनाई नहीं दे रहा बेटा मेरे को। एग्जाम में जो कट करा वो एग्जाम में नहीं आएगा ना, क्यों आएगा? मैंने कट करा दिया, हो गई बात खत्म। क्या है तुम लोग, क्यों आएगा? अच्छा, आएगा ही क्यों बेटा, ऐसा नहीं आएगा। वो नहीं पूछेगा क्या कट हुआ बताओ आरबीआई एक्ट से। तुम्हारा नेगोशिएबल का तुम मॉड्यूल देखोगे ना, तुमको चक्कर आएगा, मजाक नहीं करो, बहुत खराब है, कुछ भी कहीं भी दिया हुआ है, बिकॉज तुमको पूरा एक्ट नहीं है, सिलेक्टिव प्रोविजन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स।
उसको मेरे को स्ट्रक्चर में लाके तुमको पढ़ाना का वो करना पड़ा कोशिश, समझ में आ रहा है? वो ऐसा डायरेक्ट प्रोविजंस भी नहीं दिया है, सीधा ऐसा स्टोरी बुक जैसा लिखा हुआ है, कई जगह डायरेक्ट दे दिया है। हॉरिबल वर्स्ट चैप्टर अगर है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन द मॉड्यूल इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कोई हेड्स नहीं, कोई टेल्स नहीं, कहां शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, बहुत हैपहैज़र्ड वे, केओटिक वे में दिया हुआ है। हैपहैज़र्ड, आड़ा टेढ़ा ऐसा, अनऑर्गेनाइज्ड। एक लेक्चर में कैसा किया। सिर्फ ये नहीं, एलएलपी भी, एलएलपी मैंने एक लेक्चर लिया था, मेरे को याद है, आधा आधा हुआ होगा, तो एक ना मतलब 2 घंटा लिया, एक थोड़ा इधर स्टार्ट किया होगा एंड थोड़ा उधर खत्म किया होगा, ऐसा, तो वो एक लेक्चर हुआ ना। और 2 घंटे का एक लेक्चर अपन पकड़े तो अपने को एक लेक्चर लगा उधर एलएलपी। ये कहां से 2 घंटे में 3 घंटे रैपिड रैपिड रिवीजन कर रहे थे क्या? खाली सुनो, वन ये मैंने देखा है, वन शॉट देखा है मैंने, देखा है मतलब ये थंबनेल आते रहते ना हम लोग को, वन शॉट 12 hours 10 hours। संडे है अपना लेक्चर, मैंने स्पेसिफिकली रखा है तुम लोग के लिए। हाँ, एक तो मैं कुर्बानियां दे रहा हूं, मैं बोला ना स्टूडेंट कम्युनिटी बेकार है एकदम। संडे वो पता नहीं कब एग्जाम मेरे को नहीं मालूम बेटा। मैं संडे, एक तो मैं संडे लेक्चर नहीं लेता हूं, बट फाउंडेशन के लिए मुझे आना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि सुबह आके सुबह निकल जाऊं, मतलब 7:30 to 10:30 वाला स्लॉट। बट मैंने फिर 11 o'clock बोला इन लोग का रखो, सितंबर 11 बजे, तो अगेन मैं एक फाउंडेशन निकल के वापस फाउंडेशन आऊंगा, समझे कि तुम्हारा सिलेबस में जल्द कंप्लीट करूं। नहीं तो मैं जा सकता था, मतलब मंडे रखता हूं, फिर मंडे वापस होगा, तो आई थिंक हो जाना चाहिए, घाई कुछ नहीं है, मंडे या वेडनेसडे दोनों में से एक, क्योंकि कल अच्छा खासा अपन कंप्लीट करेंगे, संडे के दिन फिर देखते हैं क्या बचा है क्या नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट चेक। 6:30 हो गए, लेक्चर 4:30 बजे नहीं चालू हुआ था बेटा, ठीक है। ब्रेक अच्छा खींचा था तुमने 10 मिनट, मेरी गलती नहीं थी बेटा। सेक्शन 6 सिंपल है, सिंपल है, क्यों आधा आधा चीज क्यों छोड़ना है? प्रोमिसरी नोट पढ़ लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया, अभी चेक है। व्हाट इज चेक? सिंपल, ध्यान से सुनो, चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से, चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑलवेज ऑन अ बैंक, समझ में आ रहा है? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, समझ में आ रहा है? ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक मतलब क्या हो गया? पेयर हमेशा कौन रहेगा? बैंक रहेगा, समझ में आ रहा है? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, इट्स अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि चेक में बैंक ही पे करती है ना। तुम इंस्ट्रक्शंस देते हो अपनी बैंक को कि भाई ये बंदे को पे कर दे, समझ में आ रहा है? So it's a modified form of bill of exchange and check is always payable on demand. मतलब 3 पार्टी हो गई, चेक में ड्रॉवर कौन रहेगा मेरे को बताओ? द पर्सन हु मेक्स, मतलब चेक में ड्रॉवर कौन है? द पर्सन हु मेक्स द चेक्स, राइट? मेकर हो गया, और इन सिंपल वर्ड मेकर हो गया, क्लियर है? ऑल राइट, कैन मेकर बी द पे?
कैन मेकर बी द पेई? कैन मेकर बी द पेई? यस। ब्लैंक चेक लेके जाते ना, बेरर चेक यार, बेरर चेक। अब समझ में आ रहा है? बेरर चेक, ठीक है। ड्रॉई कंपलसरी क्या है? ड्रॉई कंपलसरी क्या है? बैंक है, ऑलवेज पेयर, पेमेंट करने वाली। इट इज ऑलवेज, अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, ऑलवेज, ठीक है। थर्ड कौन हो गया? पेई हो गया। ऑलराइट, पेई कौन है? पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। जिसका नाम है उसको पैसा मिलेगा ना, जिसका नाम है उसको पैसा मिलेगा। तो पेई क्या हो गया? पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। बोल बेटा। हाँ, चेक बाउंस हो गया तो ड्रॉई ने, हाँ तो मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा है। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा है जिसमें बैंक इज ऑलवेज द ड्रॉई। एंड वो बाउंस क्यों करेगा? वो बाउंस क्यों, डिसऑनर क्यों करेगा? डिसऑनर, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो डिसऑनर करेगा, वरना वो कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। आपने 1000 रुपए का चेक दे दिया और आपके बैंक में सिर्फ 500 रुपए है, तो गलती किसकी? बैंक की या तुम्हारी? कौन रिसीवर हो? कौन ड्रॉवर कैसे हुआ? बैंक। क्या? हाँ, तो तुषार अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा ना कि अभय को पे कर। हाँ, तो किससे लेगा? क्या देगा? कुछ भी बकवास मत कर, सोच के बोला कर यार। तुषार विल राइट अ चेक ऑफ हिज बैंक अकाउंट, दैट चेक में अभय का नाम रहेगा। तो चेक क्या हुआ? तुषार इज द ड्रॉवर, ही इज द मेकर ऑफ द चेक, ही इज टेलिंग हिज बैंक आईसीआईसीआई बैंक टू पे अभय। तो बैंक इज ऑलवेज द ड्रॉई। पैसा रिसीव कौन कर रहा है? पेई, अभय, द पर्सन हुज नेम इज रिटन। बराबर है, समझ में आया? पेई कैसे बैंक होएगा यार? क्या? जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना, ठीक है। एंड पेमेंट इज इंपॉर्टेंट ना, रिसीट इज नॉट इंपॉर्टेंट। रिसीव या तो तुम्हारे हाथ में आए, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाए, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे हाथ में आया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाए, इज द सेम इफेक्ट ना बेटा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपन ने आज 1 मिनट क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है? व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट, सॉरी, व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज इट? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक ट्रांसफर या नेगोशिएट कैसे होंगे? 47 एंड 48 में। ऑलराइट, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, एंड अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो ओनली डिलीवरी। समझ में आ रहा है? तुम्हारा क्या घर जाने का टाइम है क्या? लास्ट लेक्चर था मेरा। अच्छा, तो सुनो अभी। फिर हाँ, तो अभी क्या टेंशन है? फिर सेक्शन 3, 4, 5। 3 क्या था? 3 नहीं, 4, 5, 6। 4 क्या था? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी, खाली सुनो, प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस साइंड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मेड इन राइटिंग, साइंड बाय द मेकर, प्रॉमिसिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। बराबर है? and it cannot be payable on demand and it cannot be bearer either to the person or his order। मतलब acknowledgement नहीं होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, पैसा ही होना चाहिए। ये सब चीजें तो हमने समझ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज तुमने ही बोला 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। देयर इज अ ड्रॉवर, देयर इज अ पेई, देयर इज अ ड्रॉई। बराबर है? एंड सेम वे चेक के अंदर इट्स अ सॉर्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन, ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। मतलब पेई, ड्रॉवी, सॉरी, हमेशा कंपलसरी क्या रहेगा? बैंक रहेगा, ठीक है। द ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द चेक, ऑलराइट। पे क्या है? पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड मतलब जैसे प्रेजेंट किया चेक वैसे आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट फ्यूचर में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज फ्यूचर में होता है, चेक
प्रेजेंट, पेएबल ऑन डिमांड, जब दिखा तब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जाओ भागो।